राम राम। आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए 55 से 12 पद के लिए तैयारी शुरू करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। उन्हीं की तैयारी हम दिन प्रतिदिन रोज़ की तरह शाम को 6 बजे करेंगे। ठीक है, चलिए उसका पहला पार्ट। प्रत्येक पार्ट को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले लूसेंट से रीड करके आना है और यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तर को छुपाएंगे और उसके उपरांत आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी लोग अपना अपना आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो वर्णमाला है उसको स्वर और व्यंजन में विभक्त किया गया है। उसमें से स्वरों को अलग बांटा गया है, व्यंजन को अलग बांटा गया है। ठीक है, 11 स्वर हैं और बाकी 33 व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें आप पूछा गया सभी स्वर और स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो टोटल 11 है, उसमें से ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। तो इसमें से जो ह्रस्व हैं, जो छोटे वाले हैं, उन्हीं को ढूंढना, मतलब छोड़ देना है और बड़े वालों को ढूंढ लेना है। तो बड़े वाले कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला ई ए ऐ ओ आओ। ठीक है, पहला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी समूह के वर्णों का उच्चारण मूर्धा 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 से आप यहाँ पे समझना होगा सा, शा और शाह। ठीक है, आपके जो उष्ण व्यंजन है उसमें आते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें खटकोण वाला सा है वो मूर्धा को डिनोट कर रहा है। रीढ़ की मात्रा भी डिनोट, टा और ठा जो है मूर्धा को है। तो अभी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उनमें से जो का वर्ग है वो कंठ को डिनोट करता है, चा वर्ग तालु को डिनोट करता है, टा वर्ग मूर्धा को डिनोट करता है और ता वर्ग दंत को डिनोट करता है और पा वर्ग ओष्ठ को डिनोट करता है। तो इस प्रकार टाठा मूर्धा है वैसे ही पहचान सकते हैं। और रेशा ये भी आपको मतलब यहाँ पे जो सलजम वाला सा होता है और साइकिल वाला सा होता है और क्या नाम है खटकोण वाला सा होता है। ये तीनों का उच्चारण अलग अलग से होता है। सलजम वाला सा तालु से बोला जाता है और साइकिल वाला सा जो होता है दंत है। ठीक है, इससे पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से का वर्ग के वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का वर्ग आपको बता चुके हैं, कंठ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्वर्ग दीर्घ स्वर्ग नहीं है। दीर्घ स्वर्ग नहीं है, दीर्घ स्वर्ग अभी बता चुके हैं, जो छोटे वाले नहीं है। छोटे में क्या आ जाए, छोटी ई आ जाएगा, बस छोटी ई जहाँ दिखे आप लगा दीजिए। बड़े सभी आ जाएंगे दीर्घ में। हाँ, शाह अभी बता चुके हैं। शाह कौन सा है, शाह आपका जो है अभी बताया मूर्धा है। ठीक है, और सलजम वाला सा तालु है और साइकिल वाला सा दंत है। यहाँ पे रिवीजन करते करते आपको बार बार क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उससे आपको परमानेंटली लर्न भी हो जाएंगे। यार अलावा आप सभी को पता होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, शा शा शाह ये आपके ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, और छत तंग या शाह ये सब आपके संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। हम लोग ने कौन सा अंतस्थ व्यंजन है अभी बताया। यार अलावा होता तो ला इसमें दिया है, तो ला इसका पहला आंसर है। फिर कहता है स्वर कंठ तालव्य है। स्वर कंठ तालव्य का मतलब है जो कंठ और तालव्य से ही वो उच्चारित किया जाए। तो यहाँ पे ए जब आप बोलेंगे तो कंठ और तालव्य दोनों का यूज होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं, तो चंद्र बिंदु ना लगा दीजिएगा, पंचम वर्ण का करते हैं। जो जितने भी स्पर्श व्यंजन व्यंजन होते हैं उनमें पांचवा जो शब्द होता है, अक्षर होता है, वो सब पंचम वर्ण में आते हैं। इसमें सिर्फ बिंदी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, हवा नाक से निकलती है वो अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, और जिनमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। ठीक है, निरानाशुक इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके अनुसार इसमें ऑप्शन है नहीं, तो निरानाशुक भी कहला सकते हैं। देखिए तीन बातें हैं, पहले नाक से निकले तो अनुनासिक। ठीक है, और स्वर के उच्चारण क्या हाल होगा, मुंह से निकले निरानासिक और दोनों से निकले तो अनुस्वार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। यहाँ पे स्वर पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्वर आपको देखना है कौन नहीं। संयुक्त स्वर नहीं, संयुक्त स्वर का मतलब है जो दो स्वरों से मिलकर बना हो। तो दो स्वरों से मिलकर जो बना है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा ऊ जो है दो स्वरों से मिलकर अलग अलग नहीं बना है। ठीक, सिंगल है। बाकी आ छोटा और ई मिलके ए बन जाते हैं, बड़ा छोटा ए मिलके ए बन जाता है, और छोटा आ और छोटा आ और ऊ बन के ओ बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें डाउट ना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत का मतलब आपको दंत आपको तुरंत ता वाली लाइन में जाना है, ता वर्ग में। तो ता वर्ग को छोड़ करके तो आपको यहाँ पे दंत नहीं है, यहाँ पे या।
ठीक है। ला आपका दंत है, याद रखिएगा। ला अंतस्थ व्यंजन हुई, ठीक है। तो निम्नलिखित हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब भी जीभ के आगे आधार पर किया जाता है तो अग्रभाग आगे का है तो विवृत स्वर निकलता है। इसमें कहता है कौन सा भेद नहीं है। निम्नलिखित का हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आगे के आधार पर किया जाता है, जीभ के भाग के। निम्नलिखित कौन सा भेद इसके अंतर्गत? तो अग्र स्वर, पश्च स्वर सभी होते हैं, मध्य स्वर, विवृत स्वर नहीं होते। विवृत स्वर में रोल्ड आता है, ठीक है। जिह्वा के उपस्थित होने तथा उसकी क्रियाशीलता के 3 प्रकार के बांटा गया है जिह्वा के, तो अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ठीक है। नेक्स्ट विवृत स्वर वो है जिसमें उच्चारण मुख के द्वारा पूरा खुलता है, ठीक है। तो बड़ा आ में पूरा खुलता है। मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के। अब यहाँ पे 2 बातें नोट कर लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए। ये जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के हैं और मुख के आधार पर 4 प्रकार के हैं। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आपके क्या हैं? जिह्वा के आधार पे हैं। और मुख के आधार पे क्या है? 4 हैं। विवृत, अर्धवृत, अर्धसंवृत और संवृत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है। निम्नलिखित में से पार्श्विक, पार्श्विक में आपको ला लगाना है। पार्श्विक जो है लुंठित में रा लगाना है, ध्यान रखिएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग व तर्स स्पर्श करता है, आगे मतलब लौटते हुए स्पर्श करता है, तो ये आपका पार्श्विक व्यंजन। टा वर्ग आपको बता ही चुके हैं कौन सा है, मूर्धन्य है। आग बीत के लगा दीजिए। नेक्स्ट आ जाता है का आपका कंठ है, चा तालव्य है और ता दंत है और पा ओष्ठ है। कौन सा वह दीर्घ उपसर्ग है? दीर्घ उपसर्ग की जब भी बात हो तो स्टार्टिंग के जो छोटे वाले 4 हैं उनको हटा के जो भी लिखे बोला जाए। तो यहाँ पे आपका दीर्घ उपसर्ग है तो बड़ा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चा छा जा झा या का उच्चारण होता है। चा छा जा झा या का उच्चारण होता है तो चा छा झा का उच्चारण तालव्य हो गया आपका। निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ग दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। दूसरा चौथा आपका महाप्राण कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से थोड़ी हवा निकले, ठीक है, कम हवा निकले जिसे कहते हैं, वो कहलाते हैं अल्पप्राण। जिनमें अधिक हवा निकले वो महाप्राण कहलाते हैं। ये एक लैंग्वेज के बेस पे याद कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आपको वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक्स्ट्रा में जो जानकारी याद करनी है वो क्या है, आपको याद रखना है जितने भी कौन से व्यंजन ऊष्म व्यंजन होते हैं वो सभी कहलाते हैं महाप्राण कहलाते हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और उच्चारण के दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि मतलब जिसमें संप्रकट हो। संप्रकट ध्वनि, संप्रकट ध्वनि मतलब जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रकट मतलब संपर्क में आ जाएगी। शा और बा संबंधियों ध्वनियों में के मध्य माँ ध्वनि संयुक्त होती है, ठीक है। कैसे कह रहा, संबंध जब बोलते हैं हम लोग, संबंध जैसे लिख के देखिए तो माँ उसके बीच में आता है तो वो संप्रकृत ध्वनि कहलाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया है टोटल 11 है, उसमें से 4 हस्र हैं और 7 दीर्घ हैं, तो 4 लगा दीजिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते, इस बार हस्र पूछा, अगली बार दीर्घ पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूह, लिपि चिन्हों, जो लिपि चिन्ह मतलब सीधे अक्षरों की बात कर रहा है, उनको क्रमबद्ध लगाओगे तो वर्णमाला बन जाएगी, कोई डाउट नहीं। 52 वर्ण होते हैं। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं गिरता? अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, उनको स्वर में अयोगवाह जितनी भी चिन्ह होते हैं उनको स्वर में नहीं गिनते हैं, तो अंगाह जो है बी वाला इसका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2019 में यूनिवर्सिटी असिस्टेंट में पूछा गया है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तालव्य का जैसे ही दिमाग लगे तो तुरंत आप किस में जाएंगे? चा वर्ग में जाएगा। जा में आपको दिख ही रहा होगा, बी वाला सही है। बिना ये मंडी परिषद में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे जो दिए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको एक बार देख सकते हैं आप, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 जो पंचम 5 25 स्पर्श व्यंजन है उनको दिखाया गया। फिर ए आए आपके कंठतालव्य है, ओ आ हुआ कंठोष्ठ है और वाह दंतोष्ठ है, याद रखिएगा। जिन ध्वनियों की गणना नास में स्वर में की जाती है ना किसमें व्यंजन में की जाती है, आपको बता चुके हैं। अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह कौन है? 2 ही हैं आपके, वैसे कौन? अंग आह। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग भी कहलाता है, अनुसार भी कहलाता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मतलब कह रहा है स्वर के तंत्रियों के आधार पर कितने भाग, तो आपको सभी को बताना चाहिए। 2 ही भाग में बांटा गया है, सघोष अघोष, ठीक है। सघोष मतलब जिसमें घर्षण हो, नाद हो। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो, झंकृत मतलब कंपन हो उसमें, और वे संघोष जिनमें संगत नहीं होती हैं वो घोष कहलाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सरल तरीके से कि आप डिफिनीशन नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप इस बेस पे याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा वर्ण आपका घोष कहलाएगा, कौन सा अघोष कहलाएगा। तो इसमें सिंपल तरीका जिस प्रकार अल्प महाप्राण में हम लोगों ने याद किया, उसी प्रकार इसमें भी याद कर सकते हैं। पहला
कैसा है, पहला दूसरा जो होते हैं, पहला और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण जो होते हैं वो सभी अघोष कहलाते हैं। पहला वर्ण और दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और जितने भी उस व्यंजन में हा को छोड़ के सभी क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। बाकी 3, 4, 5 जितने होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सघोष कहलाते हैं या घोष कहलाते हैं। और उसमें आ जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे, हा भी आ जाएगा। जिह्वा की नोक जब ऊपर की दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपरी हिस्से को संपर्क में आकर वायु की प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। अब ऐसे उच्चारण के स्थान को आपको सभी पता होना चाहिए, वो वर्तस्य कहते हैं। वर्तस्य में आप ना, सा, रा ये सब आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देवनागरी कौन लिपि का उदाहरण, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। देवनागरी की लिपि की वर्ण नहीं है तो आपको ग्रीवा, कंठ, मूर्धा, दंतोष्ठ तो आपने सभी सुना होगा, ग्रीवा जो है दिया गया है, ये नहीं है। निम्न भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई वो शब्द है, एक शब्द जो है एक सार्थक लघुत्तम इकाई है। वैसे आप भाषा की कहा जा रहा है, वैसे सबसे लघुत्तम इकाई आपको पता होगा वर्ण या ध्वनि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब यहाँ पे अब प्लुप स्वर में होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। प्लुप स्वर में ओम आ जाता है, ठीक है, सुनो, ऐसे शब्द आ जाते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। मतलब अलग अलग जब उनको वर्ण विच्छेद कर दोगे तभी अलग अलग हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपको बता चुके हैं, 25 है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राशि के पंचमाक्षर होते हैं, ठीक है। और फिर आता है स्वर में ए आई का उच्चारण स्थान अभी बता, कंठ और कंठ तालव्य आपको बता चुके हैं। ए आई का कंठ तालव्य है, ओ का कंठोष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और वा का दंतोष्ठ है। निम्नलिखित हिंदी शब्दकोश के का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो का के बाद आपको छा दिखाई देता है, क्यों, छा संयुक्त व्यंजन है पहली बार, और का आधा का और षटकोण वाला सा मिलके ही छा बनाते हैं, इसलिए का के बाद खा ना लगाइएगा, छा लगा सकते हैं, ठीक। क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। दंत वर्ण आपको बता देंगे, दंत जैसे ही तो ता वाली लाइन में जाइए, ता वाली लाइन में आपको जाना है, और फिर वो वाली लाइन ना मिले तो उसके बाद आपको उस व्यंजन में सा शा शा जो होते हैं उसमें साइकिल वाला सा दंत है, और सर्जम वाला सा तालु है, और खड़कोण वाला सा आपको पता ही होना चाहिए मूर्धन्य है। आगे बढ़ते हैं, तालु के जो मूर्धा का भाग होता है अगला वाला होता है। अनुनासिक वर्ण निम्नलिखित से कौन सा। अनुनासिक आपको बताते हैं, पंचमाक्षर जितने हैं सभी अनुनासिक हैं, पंचमाक्षर सभी अनुनासिक हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ला और शाह। ला आपको पता होना चाहिए, पहली बात लुंठित है, पार्श्विक है। शाह आपका दंत है, ठीक है, दोनों ही ला और शाह दंत हैं। अगर आपको शाह पता है, ला नहीं पता है, तब भी आप लगा सकते हैं दंत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का जो उच्चारण है कैसे होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन के वर्गीकरण नहीं आता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रयत्न, प्रयत्न मतलब ऐसे नहीं आता है, तो सघोष नहीं आता है, ठीक है। उच्चारण में जैसे देख ही सकते हैं, नाद ना निकले, दिए गए उच्चारण। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ के और एक्सप्लेन कर लें। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों को वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र या झंकृत होते हैं, जो कुछ झंकृत मतलब नाद होता है, जिनमें कंपन होता है, वो सघोष कहलाते हैं, जिनमें नहीं होता अघोष कहलाते हैं, बता ही चुके हैं। पहला दूसरा जो होते हैं वो सब अघोष होते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब सघोष होते हैं। उधर शा शा शाह तीनों आ जाएंगे घोष में, और इधर यार अलावा और हा भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो हम लोग नाद के बारे में सघोष अघोष पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। तो आपको बता चुके हैं, दो मात्राओं का जो समय लगेगा वो दीर्घ कहलाएगा, और गुरु भी कह सकते हैं, दीर्घ और गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, वही मतलब नाद होता है। उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्ग में उसका क्या स्थान है, वो आपको काकल्य कहलाता है, ठीक। काकल में ही हा आपका आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। काकल व्यंजन हा। निम्न में से कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है। आपको बता ही चुके, स्वरों का वर्ग 3 ही है, संयुक्त नहीं है, सही प्लुप्त है, हर्ष है, द्वित्व नहीं है। द्वित्व व्यंजन आपको बताएंगे, जैसे बिल्ली हो गया, तो इस प्रकार से, ठीक है, आगे बताएंगे। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ नहीं है। मूल दीर्घ नहीं मतलब स्टार्टिंग का दीर्घ नहीं है, वो आपका कौन नहीं होना चाहिए।
आपका बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ऊ, ई, ओ, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो आपको थिंक करना है। डी आपका ओ नहीं होगा। ओ मूल दीर्घ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? तो ये क्योंकि मिलके बनता है, संयुक्त में आता है। ठीक है। जिन वर्णों के आधार जोड़ दिया जाता है वो दीर्घ कहलाते हैं। और आ, ई, उ, ए ये सब मूल हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत में ही आवाज़ ऐसे आ रही। हिंदी ध्वनियों में कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी की ध्वनियाँ जो होती है कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होते हैं। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर 2 ही प्रकार के हर्ष और दीर्घ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? जिह्वा के आधार पर बता चुके 3 प्रकार के होते हैं। मुख के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वैसे ध्वनि के आधार पर आपको बता चुके हैं। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर में क्या आता है? छोटी बड़ी ए आए, ई ए ई ए आए। और अग्र में मध्य में क्या आएगा? छोटा आ जाएगा। और जो आपका कौन सा स्वर है? पश्च स्वर है। पश्च स्वर में आपका आ जाएगा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ आओ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, वो आपके स्वर हैं। कॉमन थिंग है, आप सबको पता होना चाहिए। 11 हैं। छोटी बड़ी च, छ, ज, झ, यहाँ आदि का उच्चारण जिससे होता है। तो आपको नहीं पता है ये का उच्चारण कैसे होता है, तो आप ताला भी तब भी लगा सकते हैं, क्योंकि चा वर्ग आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। आपको सभी पता होने, एक से अधिक वर्णों के मेल को हो जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका अक्षर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। निम्न में दीर्घ उपसर्ग, दीर्घ उपसर्ग आपको बता ही चुके हैं कौन है। बड़ी, जितने बड़े सभी हैं वो सभी दीर्घ में आ जाएंगे। तो बड़ी ई आ जाएगा शुरुआत में ही। फिर आता है ए, जो है आपका संयुक्त है ना। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ में 11 अलावा होते हैं, तो 11 अलावा वाक आपका सी में ग्राम विकास वीडियो में पूछा गया है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन आपको ढूंढना है। आपको बता चुका हूँ। पहला, तीसरा, पांचवा जो होते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं, और दूसरा, चौथा महाप्राण कहलाते हैं। तो इस बेस पे आप लगा सकते हैं। का, खा, खा आपका देखिए यहाँ पे तो चला गया। थर्ड आपका गा आ रहा है, तो बी लगा सकते हैं। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण आपको ध्यान देना। घोष वर्ण अभी बता चुका हूँ मैं। घोष वर्ण होते हैं जो क्या है? 3, 4, 5 में आते हैं। 3, 4, 5 में आते हैं। 3, 4, 5 में जो आएंगे वो आपके घोष में हो जाएंगे। अब यहाँ पे घोष कौन सा है? तो चा, छा, जा, जा आपका आ गया, घोष में हो गया। ठीक है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हाँ, अघोष में आपके क्या शा, शा, शा आएगा। और घोष में क्या आएगा? यार अलावा आ जाएगा। नेक्स्ट अब वी गो टू द, इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ ऊ आपका आ जाएगा। ठीक, उधर ओष्ठ में कौन से आ जाएंगे आपको ध्यान रखिएगा। ओष्ठ में पंचमाक्षर में स्पर्श व्यंजन में पावर्गपुर आ जाएगा ओष्ठ में। ठीक है, छोटा बड़ा का और हाँ, ये सभी क्या विसर्ग जितने सभी कंठ में आ गए। छोटी बड़ी चा वर्ग पूरा और या और शाह ये भी तालु में आ जाएंगे। रिद और टा और रा और शाह ये मूर्धा में आ जाएंगे। छोटा बड़ा और पा वर्ग पूरा ओष्ठ में आ जाएगा। ता वर्ग और ला और सा दंत में आ जाएंगे। अंग अंग और जितने पंचमाक्षर नासिक में आ जाए। अर्ध विवृत स्वर ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, तो उसी बेस पे हैं ये। अर्धविवृत स्वर अय है। इसमें क्या है? मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर ही 4 प्रकार में बांटा गया। तो अय जो है अर्धविवृत है, मतलब अय मतलब थोड़ा खुले अय, तो आपका मुख जो है हल्का सा खुलेगा, मतलब आधा खुलेगा। अर्धविवृत स्वर जो होते हैं मुख पूरा खुल जाता है, जैसे आ बोल दिए तो अविवृत स्वर। ये बात क्या है, जितना आप रिपीट प्रयास करेंगे उतने में आपको एक्सप्लेन होता जाएगा। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण मुख का द्वार आधा खुलता है, आ, ए, आ ये सब हो जाते हैं। संवृत वो होते हैं मुख आधा बंद रहता है, मुख का द्वार आधा बंद रहता है, खुलता नहीं, बंद रहता है। जैसे ए, ठीक, ओ, तो आधा ही बंद रहेगा। जिन स्वरों के मुख के द्वार लगभग बंद रहता है, तो ई जितने में बंद रहेगा वो संवृत कहलाएंगे। जिनमें आधा बंद रहेगा वो अर्ध संवृत कहलाएंगे। देखिए समझ लो, बहुत सरल है। विवृत में क्या है? मुख का द्वार पूरा खुल गया, खुलने की बात होगी सिर्फ। और जिनमें अर्ध संवृत में आधे खुले तो भी अर्ध संवृत कहलाएंगे। जिनमें आधा बंद रहे वो अर्ध संवृत कहलाएंगे। जिनमें पूरा बंद रहे वो संवृत कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं क्या? आपको पता होना चाहिए, वो सभी निरानासुक कहलाते हैं। केवल मुख से निकले वो निरानासुक, केवल नाक से निकले अनुनासिक, मुख और नाक दोनों से निकले वो अनुस्वार हो जाते हैं। ठीक है, चंद बिंदी वाले जितने होते हैं वो सब अनुनासिक कहलाते हैं। जो बिंदी वाले होते हैं अनुसार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रग का विच्छेदन क्या करेंगे? दा में पहले दा हलन लगाए, रीर आएगा, फिर गा आएगा, गा में छोटा, पहला इसका सही हो जाएगा। तो अंतस्थ और उस व्यंजनों की संख्या दोनों 8 हो जाएगी। 4 वो 4 वो 8 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। रा वर्ण क्या है? पहले ही बता चुके हैं। रा आपका लुंठित है।
ला पार्श्विक है, रा, ठीक है। और रा आपका आता कहाँ पे, तो जितने भी अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण में आपके क्या आ जाएंगे, यही आ जाएंगे। तो आपका पहला सही है। तो वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काकल्य हा होता है, आपको बता चुके हैं सी, ठीक है। या का उच्चारण क्या है, या का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह आपको पता होना चाहिए। या कहाँ जाएगा, ओष्ठ में जाएगा, मूर्धा में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो आपको तालु याद रखना है, ठीक है, बिना किसी डाउट के। सभी महाप्राणों महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है। तो महाप्राण में आपको ध्यान रखना, महाप्राण में दूसरा चौथा होता है। तो चा, छा, देखो का, खा, टा, ठा, तो आपका पहले से ही इसका, ठीक है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन थे, सभी स्पर्श व्यंजन में कोई, अब सभी स्पर्श में आपको वही आ जाएंगे, क्या आ जाए, अब देखो कौन कौन से उड़ा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सी वर्ग आ जाएगा, पहले में रा आ गया, दूसरे वाले में या आ गया, शा भी आ गया, हा भी आ गया, तो इस प्रकार से सी सही इसका। कंठ तालव्य ऐसा मतलब कंठ और तालु दोनों से बोला जाए तो ए कहलाते हैं, ए आए। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण सभी ढूंढना। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, इसमें देख लो महाप्राण क्या है, तो महाप्राण दूसरा चौथा देख लो, दूसरा चौथा कौन सा है, तो दूसरा चौथा में जैसे घा पे जाएंगे आप, तो घा आपको चौथा मिल गया, तो महाप्राण यहाँ पे सोच सकते हैं। फिर खा पे आपको सोच सकते हैं, आप दो ही खेलेंगे क्योंकि ऊपर के दोनों कट गए अपने आप। खा, अब अघोष में क्या होता है, अघोष में पहला और दूसरा जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। तो पहला और दूसरा अघोष कहलाते हैं, उस बेस पे अघोष, अघोष के बेस पे बी सी इसका, मतलब आपको आप कंठ तालव पे देख लेंगे तब भी खा ही मिलेगा, ठीक है। कंठ तालव पे हम लोग इसलिए कंठ पे इसलिए नहीं देखेंगे, सभी कंठ वर्ग से थे इसलिए, और स्पर्श तो थे ही इसीलिए वो नहीं देखे गए, पीछे से देखा गया। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दांतों से दांत और ओष्ठ के बीच से निकले वो वाह कहलाती है, इसमें वाह होगा पहले दिया हुआ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाती है, द्वित्व मतलब दो युग्मक ध्वनि कहलाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न से दीर्घ स्वर कौन सा, अभी बता चुके हैं, दीर्घ स्वर वही होते हैं जो क्या है, बड़ी ही मात्राओं में आ जाते हैं। तो बड़ा आ आपका दीर्घ है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन यार अलावा होते हैं, तो यह आपका हो गया डी। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण की जब महाप्राण की बात आती है, महाप्राण में दो चार देखेंगे, दो चार में पा फा होता है, पा फा बा भा मा, तो इस प्रकार से आपको बेस करके सी आपका भा हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। अघोष वर्ण आपको बता चुके हैं, जो घोष वर्ण होते हैं पहला दूसरा अघोष होता है, तो पहला दूसरा में पहले ही हो जाएगा, ठीक है, पहले सही इसका। कंठ का वर्ग जितना हो वो भी आ जाएगा, और आ जितने हैं तो वो उसका बी सही है, बिना डाउट के आपको बी लगा सकते हैं। पापा बाबा ये सब आपके ओस्ट हैं, आंख बंद करके लगा दीजिए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जब व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ण तालिका के अनुसार हस्य दीर्घ और अपलुप्त क्या है, सभी स्वर हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। संघोष वर्ण कौन सा है, संघोष मतलब 3 4 5, 3 4 5 का मतलब है 3 4 5 की पोजीशन पे जो आए, तो उस बेस पे आप क्या लगा सकते हैं, और अगर बा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पा पहले पा रहा है, ता था दूसरे पा रहा है, तो ये सब इस प्रकार से हटा सकते हैं। उस व्यंजन शा शा शाह हा गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित से वर्णमाला अंतस्थ व्यंजन कौन है, यार अलावा है आपके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्न हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं, उस व्यंजन आप जैसे ही पूछेगा आपको कौन सा, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाएंगे शशा हा, जहाँ दिख जाए वहीं लगा दीजिए, ये आबकारी एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया था। हिंदी भाषा की गुण वर्णों की लिपियाँ हैं 52, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। मध्य स्वर क्या कहलाता है, मध्य स्वर आ कहलाता है, मध्य स्वर छोटा आ कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कंठ वर्णक्रम है, तो कंठ आप देखिए कहाँ से बोलते हैं, कंठ आ हा ये सब आपके बी में आ जाएगा, ठीक है, जेई में पूछा गया था, जेई का एग्जाम भी आने वाला है। रा और रा और मा, तो ये मात्रा कहाँ लगेगी, जब छोटा रा पर रा में लंत लग जाएगा और मा लिखा है तो वो मात्रा हमेशा नीचे लगेगी, उसे कहते हैं पदेन रा, पदेन रा की मात्रा, ठीक है। फिर आता है प्रा, प्रा में पूर्ण वर्ण कौन सा है, पूर्ण वर्ण आपका क्या होता है, पा हलंत लगाएंगे, रा लगाएंगे, तो आपका रा इसमें पूर्ण है, ठीक है, रा आपका पूर्ण होगा। उद्यान को आप जो तोड़ेंगे तो इसका बी वाला सही होना चाहिए, वे छुटाऊ लिखेंगे दा में, हाँ, तो इसका सी सही होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों सी वाला सही, क्योंकि बीच में जब या में बड़ा की मात्रा लगनी है वहाँ पे लगी बी वाले में छोटा की मात्रा, इसलिए। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी मतलब स्पर्श तो हो संघर्ष भी हो तो जा कहलातेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर ए आए के उच्चारण स्थान कौन होंगे, तो आए आपको देखिए लगा ही रहा होगा कहाँ से, कंठ तालव्य है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंठोष्ठ ओ आ होता है, कंठ तालव ए आए होते हैं, ओष्ठ होते हैं ओ, ठीक है।
शलजम वाला शाह आपको बता चुके हैं तालु है, ठीक है, बिना किसी डाउट के लगा दिए। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण जब की बार जब कहे तो आपको सिर्फ महाप्राण की जब भी बात कहे तो आपको दूसरा चौथा छोड़ के जितने भी हैं लगा देंगे। तो जहाँ पे देखो दूसरा चौथा में आपके खा और घा आते हैं, हटा दीजिए। चा छा जा झा या, तो झा हटा दीजिए, जा आ गया आपका, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार से? ऊ आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि आपका आधा मुंह खुला होता है, पश्च स्वर पीछे से आवाज आती है, ठीक है, तो पश्च सम्रत है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पृष्ठभाग कार्य करता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण वही है आपके कौन, जो पहले दूसरे हैं। पहले दूसरे में जो आएगा वो कौन कहलाएगा? आपका शा कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाह, आपको बता ही चुके हैं दंतोष्ठ है, तो जहाँ भी दंतोष्ठ देखिए लगा दीजिए। क्षत्रिय वाला छा किस वर्ण में? का वर्ग में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हिंदी वर्ण माना व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 से बता चुका हूँ पहले ही। वाह व्यंजन क्या है? दंतोष्ठ है। वाह पूछ रहा है किसमें? तो यार अलावा, तो अंतस्थ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन जब पूछ रहा है कि नहीं है तो गा नहीं है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है आधा जाओ यहाँ से बनता है, तो बी वाला सही इसका है। स्वर कौन सा स्वर नहीं है? स्वर जब पूछे है नहीं वो आपका यहाँ कहलाएगा, यहाँ मतलब चाचा जा यहाँ वाला, ठीक है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन संघर्षी नहीं है? संघर्षी मतलब उसमें घर्षण ना हो रहा हो, घर्षण ना हो, रगड़ ना हो रही, तो वो हा है। हा सीधे बोल देते हैं आप लोग। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु दोनों है, तो कंठ तालु जब बात आए तो अय आता है, कंठ तालु भी बोलते हैं ना, कंठ अय। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, कौन सा टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में नहीं है तो टाटा अड़ा नहीं है या धा नहीं है कौन, तो आप इसमें धा लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ता वर्ग में आ जाता है। संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर की बात होता है दो स्वरों से मिलकर जो बने वो संयुक्त स्वर है, तो जहाँ पे ए आए ओ आओ हो वहीं लगा सकते हैं आप। फिर आता है महाप्राण, आपको बता चुके हैं दूसरा चौथा होता है महाप्राण, और 3 4 5 1 3 5 आपके अल्पप्राण है, तो आपका दूसरा चौथा आपका घा दिख रहा होगा, लगा सकते हैं। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ला होता है, बता चुका हूँ। कौन सा वर्ग वर्ण घोष है? घोष बोले तो आपका कौन सा 3 4 5, 3 4 5 में आपका जो आ रहा हो वो लगा दे। देखो पहला और दूसरा तो होंगे ही नहीं, और सी भी नहीं होगा, गा ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया कंप्लीट। पर डे 6 बजे 6 से 7 के मध्य में आप सभी को वीडियो मिल जाया करेगा। प्रतिदिन रिवीजन करिए, ये आज वर्णमाला था तो रिवीजन कर लिया, अब एक बार लूसेंट से रीडिंग कर लीजिए, या आदिहंत से एक बार की बुक ले लीजिए, या आदित्य प्रकाशन की ले लीजिए, या हरदेव बहारी ले लीजिए, कोई भी एक ले सकते हैं। बस एक बार रीडिंग करके आएँ और यहाँ प्रैक्टिस करें, 100% नंबर पूरे आएंगे। सभी को राम राम।